नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की ये हमारी 16वीं क्लास है, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे भारत में डेनिस या डेन्स के बारे में। तो डेनिस या डेन्स ये लोग भारत के अंदर 1620 में आते हैं और 1845 तक ये भारत में अपना व्यापार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये लोग भारत में 200 वर्षों से अधिक समय तक ये लोग भारत में रहे। साथ ही साथ आज की क्लास में ये भी जानेंगे कि अन्य यूरोपीय कंपनियों या अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों हुए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, भारत में जो अन्य यूरोपीय जो कंपनियां आई व्यापार के लिए, उनमें अगर हम उनके क्रम को देखें तो सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगाली के बाद भारत में डच आते हैं, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं और इसके बाद डेनिस आते हैं और डेनिस के बाद भारत के अंदर फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए आते हैं। और इनमें आप लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हो, डचों के बारे में पढ़ चुके हो, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ चुके हो और फ्रांसीसियों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन साथियों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उन पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज आप लोग पढ़ेंगे डेनिस के बारे में। तो इन्हें डेन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेन्स। इन्हें डेन्स भी कहा जा सकता है, डेनिस या डेन्स। तो ये लोग, ये एक देश पड़ता है जिसका नाम है डेनमार्क। ये यूरोप का एक देश है और यहाँ के ये लोग निवासी थे, या कह सकते हैं कि इस देश के ये लोग व्यापारी थे। वर्ष 1616 में क्या होता है? 1616 में ये लोग भारत के साथ और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, और ख़ास तौर से व्यापार में ख़ास तौर से काली मिर्च और इलायची के व्यापार के लिए ये लोग भारत और पूर्वी देशों के साथ कहीं न कहीं इच्छा जाहिर करते हैं, व्यापार करने की सोचते हैं। तो होता क्या है कि डेनमार्क के जो राजा है उस समय, उनका नाम है क्रिश्चियन चतुर्थ। ये वहाँ के उस समय राजा थे और इन्होंने एक व्यापारिक कंपनी का गठन किया। इन्होंने क्या बनाई? एक व्यापारिक कंपनी बनाई। एक व्यापारिक कंपनी का ये गठन करते हैं और जिसका नाम रखा जाता है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा जाता है? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो डेनिस लोग थे, डेनमार्क के निवासी थे, तो 1616 में इन्होंने व्यापार करने का विचार बनाया, खास तौर से काली मिर्च और इलायची का। तो उस समय जो वहाँ के राजा थे क्रिश्चियन चतुर्थ, इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब बनाई गई थी? 1616 में। इतनी बात समझ में आ गई। आखिर ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क की चर्चा हो ही रही है तो इसकी स्थिति को भी जान लीजिए कि आखिर डेनमार्क कहाँ पर अवस्थित है, इसकी स्थिति कहाँ है, वो भी थोड़ा समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो डेनमार्क की क्या अवस्थिति है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप,
अफ्रीका हो गया, ठीक है। अफ्रीका के इधर ये यूरोप है, इस तरीके से इधर पूरा ये यूरोप चला गया, और थोड़ा और छोटा बनाओ, ये ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। इस तरीके से ये यूरोप है, और यहाँ पर ये भी यूरोप का ही हिस्सा है, ठीक। तो ये हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर ये पुर्तगाल पड़ता है, क्या है ये पुर्तगाल है। यहीं पर ये स्पेन है, और स्पेन के बाद अगर देखें तो यहाँ पर फ्रांस पड़ता है, फ्रांस। यहाँ जर्मनी है, जर्मनी, और यहाँ पर पोलैंड। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर पुर्तगाल पड़ेगा, यहाँ स्पेन, यहाँ फ्रांस, फिर इसके बाद जर्मनी, इसके बाद पोलैंड, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है पुर्तगाल, डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क, ये है डेनमार्क, ठीक है। और यहाँ पर ये स्थान पड़ता है, ये नॉर्वे पड़ता है। क्या पड़ता है? नॉर्वे, ये नॉर्वे पड़ता है, और यहाँ पर स्वीडन है, स्वीडन, ठीक है। तो ये जो डेनमार्क है, ये केवल और केवल जर्मनी से अपनी सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेनमार्क किस देश से अपनी सीमा साझा करता है, तो डेनमार्क केवल जर्मनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जर्मनी है, ठीक है। इसके बाद इधर जो ये सागर है, इधर, और यहाँ पर भी ये सागर है, ठीक। ये जो सागर है, ये वाला, ये है उत्तरी सागर, और ये जो सागर है, ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। तो अगर देखा जाए तो डेनमार्क को स्वीडन से अलग करने वाले कौन दो सागर हैं? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये दोनों डेनमार्क को स्वीडन से अलग कर देते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि डेनमार्क को स्वीडन से कौन अलग करता है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये डेनमार्क को स्वीडन से अलग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने डेनमार्क की अवस्थिति को समझ लिया होगा। यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन, यहाँ फ्रांस, यहाँ जर्मनी, इसके बाद ये डेनमार्क पड़ता है, ठीक है। तो जो डेनमार्क के व्यापारी थे, उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इन्होंने जो सबसे पहले काम किया, वो क्या काम किया? सर्वप्रथम डेनमार्क के जो व्यापारी थे, जो डेनिश लोग थे, उन्होंने क्या काम किया? भारत में आकर के सबसे पहले, ये भारत का मैप हो गया, तो सबसे पहले ये लोग आते हैं, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है ट्रेंकोबर, और ये स्थान तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर आकर 1620 में अपना प्रथम कारखाना खोलते हैं। क्या खोलते हैं? प्रथम कारखाना। कहाँ पर? ट्रेंकोबर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। 1620 में डेनिश लोगों ने प्रथम कारखाना खोला, कहाँ? ट्रेंकोबर में। और इसके बाद ये लोग, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मंसूलीपट्टनम, यहाँ पर इन लोगों ने 1625 में अपना एक कारखाना खोला, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में इनके व्यापार में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। तो जब ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, तो इसके बाद इन लोगों ने बंगाल की तरफ रुख किया, और बंगाल का जो उस समय शासक था वो अलीवर्दी खां था। जब इन्होंने बंगाल की तरफ रुख किया, तो बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सेरामपुर। ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है जगह, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इस समय अगर देखें, इसका नाम है श्रीरामपुर। तो उस समय इसे सेरामपुर कहते थे। तो सेरामपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर
इन्होंने 1755 में अपना कारखाना खोला, अपनी बस्ती बसाई और सेरामपुर को इन्होंने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। क्या बनाया? इसको इन्होंने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया, मुख्य व्यापारिक केंद्र। और ये सेरामपुर जो जगह ली थी डेनिश लोगों ने, किससे ली थी? उस समय जो बंगाल का नवाब था वो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां। और इससे डेनिश लोगों ने ये ज़मीन प्राप्त की थी। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके साथ साथ इन लोगों ने जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर भी इन लोगों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए। इधर जो निकोबार द्वीप समूह है भारत के, यहाँ पर इधर देखा जाए तो ये भारत का मैप हो गया, ठीक है। और इसके इधर अगर देखें यहाँ पर जो द्वीप हैं, ठीक है, यहाँ पर जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी इन लोगों ने क्या किया? अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो लेकिन अगर देखा जाए तो डेनिश भारत में सफल नहीं हो पाए। डेनिशों ने अपनी व्यापारिक स्थिति को भारत के अंदर मजबूत नहीं बना पाया। और मजबूत न बनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि व्यापार के अलावा या व्यापार की तुलना में हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने धार्मिक प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली गई। और यहाँ तक कि जब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गिर गई, तो इन्हें अपने व्यापारिक अड्डों को अंग्रेज़ों के हाथों बेचना पड़ा और भारत छोड़ने को ये लोग विवश हो गए। इधर नोट कर लिया होगा। जब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, और जब आर्थिक स्थिति डाउन हो गई तो सीधी सी बात है कि व्यापारिक अड्डों को जो भारत में थे, ये अड्डे इन्हें मजबूरी में बेचने पड़े, अंग्रेज़ों को बेचने पड़े। तो जो सेरामपुर है 1839 में इन्होंने सेरामपुर को बेच दिया, सेरामपुर को इन्होंने बेच दिया, अंग्रेज़ों को इन्होंने सेरामपुर दे दिया, ठीक है। किसको दे दिया? अंग्रेज़ों को। इसके बाद जो ट्रैंकोवर था, ये भी इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र था क्योंकि यहाँ ये सबसे पहले आए थे। तो बाद में 1845 में ये ट्रैंकोवर को भी ये लोग बेच देते हैं। और अगर हम ये देखें कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों की स्थिति अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में इतनी मजबूत क्यों हुई? अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज भारत के अंदर क्यों सफल हुए? तो इसे साफ कर लो फटाफट। नोट कर लिया होगा तो साफ की देर से। अगर हम बात करें कि भारत में, हेडिंग डालेंगे भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों या अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सर्वाधिक सफल क्यों हुए? सफल क्यों हुए? जैसा कि हम सभी को पता है कि जब समुद्री मार्ग की खोज हुई उसके बाद कई यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। जब जल मार्ग की खोज हो गई उसके बाद कई यूरोपीय शक्तियां भारत में आती हैं। कहाँ आती हैं? भारत में आती हैं। जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये लोग भारत में आते हैं। और इन सब में अगर देखा जाए तो अंग्रेज ये सर्वाधिक सफल रहे, सर्वाधिक सफल।
आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मुख्य रूप से अगर देखें तो जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी, ये क्या थी? ये इंग्लैंड की विभिन्न जो प्रतिद्वंदी कंपनियां थीं, उन सभी कंपनियों को मिलाने के बाद अंग्रेज़ों की ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों की ये कंपनी, ये बहुत ही मजबूत कंपनी थी और इस कंपनी का जो नियंत्रण करता थे, जो लोग नियंत्रण करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण करते थे वो कौन करते थे? 24 निदेशकों का समूह होता था। 24 निदेशकों का समूह इनके द्वारा क्या होता था? इस कंपनी को नियंत्रित किया जाता था और जो ये निदेशक होते थे इनका चुनाव होता था। इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी के शेयरधारक होते थे, उन शेयरधारकों की आम सभा में इन निदेशकों को चुना जाता था। दूसरी चीज, जब इनका चुनाव होता था, इसका मतलब है कि कंपनी को नियंत्रित करने वाले लोग बहुत ही अच्छे, पढ़े लिखे, सुशिक्षित और सुप्रशिक्षित लोग होते थे। और दूसरी चीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जिससे कि इसमें जो कर्मचारी होते थे उनका वेतन भी बहुत अच्छा होता था और जितनी ज़्यादा कर्मचारी मेहनत करते थे उतना ही ज़्यादा उनका वेतन होता था और इसलिए उनका मन भी उस कंपनी में लगता था और मन से काम करते थे। लेकिन जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं, ये अपने अपने देश की सरकारों के नियंत्रण में थीं। इन कंपनियों पर इनके देश की सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता था और जो कर्मचारी होते थे उनका वेतन भी बहुत कम होता था और यहाँ तक कि ये जो भी अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं, इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए इनके जो कर्मचारी होते थे उनका भी मन इन कंपनियों में नहीं लगता था और इसलिए ये कंपनियां धीरे धीरे पिछड़ती चली गईं। अगर हम अन्य कारण की बात करें तो अन्य कारणों में आप ये लिख सकते हैं, इनके सैन्य कौशल को भी लिख सकते हैं। सैन्य कौशल, जो अंग्रेजी सेना थी उस समय की सबसे बड़ी और सबसे सफल सेना माना जा सकता है। आप सैन्य कौशल में लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की जो सेना थी, अंग्रेजों की सेना या सैनिक शक्ति ये उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी और इनके जो सिपाही होते थे, ये बहुत ही योग्य सिपाही होते थे, सुप्रशिक्षित सिपाही होते थे और इनका जो कमांडर होता था वो भी एक बहुत बड़ा, एक रणनीतिकार जो व्यक्ति होता था उसको कमांडर बनाया जाता था। इस सेना के जो भी कमांडर होते थे, ये युद्धों में हमेशा नए नई तकनीकों का प्रयोग करते थे और यहाँ तक कि जो अंग्रेज लोग थे ये अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते थे। और इसके साथ साथ, इसे साफ कर दूं, और इसके साथ अगर हम दूसरा कारण देखें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, जब इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आती है उस समय क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज जो व्यापारी हैं, इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं, ये लोग कच्चा माल ले जा करके और वहाँ पर तैयार माल बिक्री के लिए यहाँ पर ये लोग माल तैयार करते हैं और यूरोप के विभिन्न बाज़ारों में ये लोग बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और इससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड की जो सरकार थी
वो कहीं न कहीं स्थायी सरकार थी। इंग्लैंड की सरकार में स्थायित्व था और जो फ्रांस की सरकार थी ये अन्य विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ ये संघर्षरत रहती थी, हमेशा युद्धों में व्यस्त रहता था ये फ्रांस। और इसलिए धीरे धीरे फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई और ये विफल होता चला गया। इसकी जो भी कंपनियां थीं उनकी तरफ फ्रांस की सरकार ने ध्यान नहीं दे पाया और कंपनियों की हालत बहुत ही ख़राब होती चली गई। और इसलिए जो अन्य यूरोपीय कंपनियां अगर देखा जाए ये भारत के अंदर अपने पैरों को जमाने में सक्षम नहीं हो पाई। इसके बाद अगर अन्य कारणों की बात करें, दूसरा कारण आप ये लिख सकते हैं कि धार्मिक स्थिति। जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर्म प्रचार पर कम ध्यान दिया। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों ने धर्म प्रचार पर ना के बराबर ध्यान दिया, अपना व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन अन्य यूरोपीय शक्तियों ने धार्मिक प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान दिया, व्यापार पर कम ध्यान दिया। और इसलिए ये अन्य यूरोपीय शक्तियाँ, अन्य यूरोपीय कंपनियाँ धीरे धीरे पीछे होती चली गईं और कहीं न कहीं बाद में इन्हें देश छोड़ना पड़ता है, भारत से जाना पड़ता है। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।